हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के इस लेक्चर में अब आप लोग यहाँ पर गॉस नियम का दूसरा अनुप्रयोग यानी कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के समीप जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर जो हम लोग एक अचालक चादर के समीप जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपको कोई अचालक चादर जो है यहाँ पर दी गई है अनंत विस्तार की, इस प्रकार से ये यहाँ पर जो है एक अचालक चादर हो जाएगी। तो यहाँ पर इस चादर पर जो है मान लेते हैं हम लोग धन आवेश जो है वो फैला हुआ है, समान रूप से जो है इस चादर पर धन आवेश फैला हुआ है। तो अब की बार ध्यान दीजिए, इस पर जो आवेश फैला हुआ है वो इस चादर के पृष्ठ पर फैला हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपको पृष्ठ आवेश घनत्व के बारे में पता होना चाहिए। आपको पहले भी बताया गया है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। घनत्व यहाँ पर जो दिया गया है पृष्ठ आवेश घनत्व, इसे हम लोग लिखते हैं सिग्मा से, बराबर होता है क्यू बटे क्षेत्रफल यानी कि ए, इतना होता है। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा बराबर डी क्यू बटे डी ए, इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर हम लोग अल्प आवेश, ध्यान दीजिए, अगर डी क्यू का मान ज्ञात करें तो ये इधर गुणे में आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए, इस प्रकार से ये इतना हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, इस चादर के कारण आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी दिशा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इस चादर के समीप एक बिंदु ले लेते हैं, बिंदु P, और इसके अलावा इस चादर पर हम लोग एक निर्देश बिंदु ले लेते हैं O, इस प्रकार से। और इस निर्देश बिंदु के दोनों ओर जो है समान अल्पांश लेना है आपको, यहाँ पर जो है समान अल्पांश लेना है। एक अल्पांश आप इधर ले लीजिए और इसी प्रकार से समान अल्पांश आप यहाँ पर ले लीजिए, इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो समान अल्पांश लिया गया है, अगर इस पर हम लोग आवेश की बात करें तो आवेश ध्यान दीजिए कितना होगा, सिग्मा डी ए। इसी प्रकार से इस पर भी आवेश कितना होगा, सिग्मा डी ए। आप देख सकते हैं यहाँ पर डी क्यू बराबर कितना है, सिग्मा इंटू डी ए, क्योंकि ये अल्पांश लिया गया है, अल्पांश का क्षेत्रफल कितना होता है, डी ए। इसी प्रकार से यहाँ पर डी ए, तो इसलिए इस पर आवेश ये हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, अगर इस बिंदु ओ से हम लोग इस पी को मिला दें, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग जो है इस आवेश के कारण अगर बिंदु पी पर तीव्रता ज्ञात करेंगे तो इस प्रकार से आप यहाँ पर तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। इसको मान लेते हैं डी ई, क्योंकि यहाँ पर ये अल्प आवेश हो जाएगा। इसी प्रकार से जब इस आवेश के कारण आप तीव्रता ज्ञात करेंगे तो इसको आप मान लेते हैं यहाँ पर डी ई, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि ये जो कोण है इसका थीटा है और ये कोण कितना है, थीटा। तो यहाँ पर जो हम लोग इसका वियोजन करेंगे, वियोजन अभी आपको पहले भी बताया गया है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डी ई का वियोजन करेंगे तो इसका लंबवत घटक इस प्रकार से होगा। कोण आपको इधर दिया गया है तो इसका मतलब ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा। आपको पहले ही बताया गया, जिधर कोण दिया जाता है वो होता है कॉस। इसके अलावा ध्यान दीजिए, जिधर कोण नहीं दिया जाता है वो होता है साइन, तो डी ई साइन थीटा, इतना होगा। सेम इसी प्रकार से आप इसका भी वियोजन करेंगे तो यहाँ पर इसके लंबवत घटक इस प्रकार से हो जाएगा। कोण आपको इधर दिया गया है तो इधर हो जाएगा डी ई कॉस थीटा और ये आएगा डी ई साइन थीटा, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके दोनों लंबवत घटक जो हैं ये परिमाण में समान है। ध्यान दीजिए, ये जो दिया गया है डी ई साइन थीटा और यहाँ पर भी डी ई साइन थीटा, ये दोनों जो है परिमाण में समान और इसके अलावा दिशा में विपरीत। ध्यान दीजिए, दोनों की दिशाएं जो है विपरीत है, इसलिए ये दोनों जो है एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देती हैं, यानी कि ये दोनों जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसके अलावा इसके दोनों क्षैतिज घटक जुड़कर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्रदान करेंगे, यानी कि ये दोनों यहाँ पर जुड़ जाएंगे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये आपकी चादर थी, यानी कि यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस चादर के लंबवत बाहर की ओर होगी। याद रखिएगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होगी वो इस चादर के लंबवत, इसके अलावा बाहर की ओर होगी। बाहर की ओर क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आवेश फैला हुआ है वो धन आवेश है। अगर मान लीजिए यहाँ पर धन आवेश की जगह पर ऋण आवेश होता तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंबवत तो होती, लेकिन यहाँ पर
अंदर की ओर होती। ये आप लोग याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती, अगर ऋण आवेश होता तो यहाँ पर अंदर की ओर होती, लेकिन धन आवेश है इसलिए यहाँ पर लंबवत, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो बाहर की ओर होगी। तो अब यहाँ पर जो है हम लोग इस चादर के अंदर जो है यहाँ पर जो है एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए आपको ये यहाँ पर जो है इस प्रकार से चादर दी गई है, ये यहाँ पर जो है चादर हो जाएगी इस प्रकार से। यहाँ पर जो हम लोग इसमें जो है इसके बीच में एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे। इस प्रकार से इसमें जो है एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की आपको परिकल्पना करनी है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है यहाँ पर हम लोग बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे। तो ये जो है यहाँ पर इसके अंदर एक गॉसीय पृष्ठ बनाया गया है बेलनाकार। इसका क्षेत्रफल यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं a है। इसके अलावा इस पर आपको बताया गया है कि धन आवेश जो है वो समान रूप से फैला हुआ है इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो बेलनाकार पृष्ठ की परिकल्पना की गई है ये किस प्रकार से होता है, इसके लिए आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पर आपको एक चादर दी गई है, इस चादर के बीच में ध्यान दीजिए इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये बेलनाकार पृष्ठ होगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इस बेलनाकार पृष्ठ की परिकल्पना की गई। ये एक चादर है और यहाँ पर जो बेलनाकार पृष्ठ है वो इसके लंबवत है, इस प्रकार से जो है यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस बेलनाकार पृष्ठ पर हम लोग ध्यान दीजिए इसका ये वाला भाग समतल वाला भाग होता है, एक अल्पांश जो हम लोग इस पर लेंगे यानी कि इसके समतल वाले भाग पर। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए ये भी इसका समतल वाला भाग है, तो यहाँ पर भी एक अल्पांश ले लीजिए आप इस प्रकार से। और ये इसका वक्रतल वाला भाग है, एक अल्पांश हिस्सा हम लोग यहाँ पर लेते हैं। यानी कि जब कोई बड़ी चीज़ होती है और उसका एक छोटा सा भाग लिया जाता है तो उससे हम लोग बोलते हैं अल्पांश। तो इसके समतल पर अल्पांश लिया गया और इसके वक्रतल पर अल्पांश लिया गया। तो अब ध्यान दीजिए, अगर इसके समतल पर हम लोग ध्यान दीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से होगी। अभी आपको बताया गया कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस चादर के लंबवत बाहर की ओर है, इसलिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से हो जाएगी। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर हम लोग क्षेत्रफल सदिश की बात करें, क्योंकि ये यहाँ पर ध्यान दीजिए अल्पांश क्षेत्रफल लिया गया है, अल्पांश क्षेत्रफल को हम लोग लिखते हैं डी ए से। तो अगर यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो हमेशा अल्पांश के लंबवत होता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। अब इसी प्रकार से ध्यान दीजिए इस वाले भाग पर, यहाँ पर अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो इस चादर के लंबवत और इसके अलावा बाहर की ओर होगी इस प्रकार से। यहाँ पर अगर हम लोग क्षेत्रफल सदिश की बात करेंगे तो वो इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि इस यहाँ पर अल्पांश के लंबवत। अब इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपको अल्पांश दिया गया है, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इस प्रकार से होगा इसके लंबवत, और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस चादर के लंबवत होगी, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके लंबवत यानी कि इस चादर के लंबवत, तो इस प्रकार से होगी। तो अब हम लोग यहाँ पर जो है इस बेलनाकार पृष्ठ के कारण जो है तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अब संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ, संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, इससे बोला जाता है गॉसियन पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स, तो फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं फाई ई से। अब ध्यान दीजिए अगर इस वाले समतल की बात करें तो इसको हम लोग मान लेते हैं बिंदु P, इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु P डैश, ये वक्रतल पर है, इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु C से। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखिए फाई P, इसका मतलब बिंदु P पर फ्लक्स हो जाएगा। इसके बाद प्लस यहाँ पर लिखेंगे आप फाई C, इसका मतलब वक्रतल पर हो जाएगा फ्लक्स, और इसके बाद हो जाएगा फाई P डैश, इसका मतलब इस वाले भाग पर हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए जो सूत्र होता है वो आप लोग जानते हैं, फाई ई बराबर सूत्र होता है सरफेस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, ये सूत्र होता है, इसी सूत्र का हम लोग यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए फाई ई बराबर इसकी जगह पे हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन, यहाँ पर आप लिखेंगे ई डी ए, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये यहाँ पर अल्पांश क्षेत्रफल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कॉस,
अब यहाँ पर आप देखिए, अगर यहाँ पर ध्यान दें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके अलावा ये जो क्षेत्रफल सदिश दिया गया, दोनों एक ही दिशा में है। तो दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए इनके बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। इस प्रकार से हो जाएगा। प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए सरफेस इंटीग्रेशन, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आप लिखेंगे E.dA कॉस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए वक्रतल पर ध्यान दीजिए, इस क्षेत्रफल सदिश और तीव्रता के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे 90 डिग्री, इस प्रकार से इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए प्लस सरफेस इंटीग्रेशन E.dA। अब ये ध्यान दीजिए बिंदु P डैश पर, यहाँ पर भी तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में है। इसका मतलब यहाँ पर भी कोण कितना होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए फाई E बराबर, यहाँ पर आएगा सरफेस इंटीग्रेशन E आप बाहर कर दीजिए, इसके अलावा यहाँ पर लिखिए DA कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए प्लस यहाँ पर कॉस 90 का मान 0 होता है, जब 0 से आप इसमें गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए E बाहर कर दीजिए, सरफेस इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा DA कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका यहाँ पर क्षेत्रफल कितना था, A था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है यानी कि अल्पांश क्षेत्रफल, और यहाँ पर लगा हुआ है समाकलन, तो आपको एक सूत्र बताया गया है। सूत्र होता है 1 dx बराबर x, यानी कि अगर कहीं पर 1 है और उसका आप dx के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो कितना आता है x। उसी प्रकार से अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितना होगा 1, यहाँ पर कितना होगा 1, और उसका आप समाकलन किसके सापेक्ष करेंगे, dA के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 दिया गया। तो अब ये आएगा फिर फाई E बराबर, ध्यान दीजिए E यहाँ पर 1 का समाकलन करेंगे dA के सापेक्ष, तो ये आ जाएगा। इसके अनुसार ये सूत्र होता है 1 dx बराबर कितना होता है x। तो उसी प्रकार से इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए E यहाँ पर 1 dA, इसका समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, A आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आएगा फाई E बराबर, ये दोनों जोड़ दीजिए तो 2E इंटू A। इस प्रकार से इतना हो गया। इसको आप मान लीजिए यहाँ पर समीकरण 1। अब यहाँ पर जो हम लोग गॉस प्रमेय का यूज करेंगे तो आप लिख सकते हैं गॉस प्रमेय से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए गॉस प्रमेय होती है फाई E बराबर Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट, इतना हो जाएगा। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर हम लोग Q का मान लिखें तो आप इसके अनुसार देख सकते हैं, जो अभी आपको बताया गया था पृष्ठ आवेश घनत्व, अगर यहाँ से आप Q ज्ञात करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, यानी कि सिग्मा इंटू A, ये होगा यहाँ पर आवेश। तो इसका मतलब फाई E बराबर, इसकी जगह पर आप ये वाला मान रख सकते हैं, यानी कि सिग्मा A और बटे में हो जाएगा यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसके बाद समीकरण 1 व 2 से ध्यान दीजिए दोनों का LHS बराबर है, यानी कि यहाँ पर भी फाई E है, यहाँ पर भी फाई E है, तो RHS भी बराबर होगा। तो RHS में यहाँ पर दिया गया 2EA बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए दिया गया है सिग्मा A और बट्टे में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर A से A आपका कैंसिल हो जाएगा, तो जब A से A कैंसिल होगा और यहाँ पर आप तीव्रता ज्ञात करेंगे यानी कि E का मान ज्ञात करेंगे तो 2 इधर बट्टे में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा सिग्मा बट्टे में हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये यहाँ पर जो है इस चादर के समीप जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर याद रखिएगा सिग्मा क्या है आपका, ये यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर तीव्रता आपकी सदिश राशि है। तो यहाँ पर अब आप चाहे तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो सदिश राशि होती है। तो अगर आप यहाँ पर इसे सदिश रूप में लिखना चाहें तो ध्यान दीजिए सदिश रूप आप लिख सकते हैं सदिश E बराबर सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर लग जाएगा n कैप। इस प्रकार से n कैप जो होता है वो यहाँ पर एकांक सदिश होता है। n कैप जो है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में यहाँ पर जो है एकांक सदिश है। तो इसलिए जब सदिश रूप में लिखेंगे तो आप वहाँ पर इसे इस प्रकार से जो है लिख सकते हैं। इसके अलावा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप लोग को पहले से बताया गया न्यूटन प्रति कूलम, ये यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।